स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवरिंदर कौर और आप देख रहे हैं पोषण पर चर्चा। आज हम बात करेंगे 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की, जिसका लक्ष्य है सुपोषित भारत का निर्माण। क्या है इस बार के इस लक्ष्य में खास बाकी के पोषण माह से, और क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर पूनम खन्ना, एडिशनल प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजे चंडीगढ़ से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सद्भावना पंडित, मेडिकल सुपरिटेंडेंट कम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स, जीएमसीएच सेक्टर 16 चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। पोषण माह की बात करते हैं। इस बार के लक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार का जो पोषण माह है वो बाकी के पोषण माह से अलग कैसे है? थैंक यू वेरी मच। इस साल का पोषण माह जो 8वां पोषण माह है, उसमें 3 चीज़ों का इंक्लूजन किया गया है जी। फर्स्ट चीज़ ये है कि पहले जितना भी फोकस रहा पिछले उसमें ये रहा कि कुपोषण और ठेंगापन या गिठापन के बारे में ज़्यादा बात होती रही। इस बार बिकॉज ओबेसिटी, मोटापा भी उसी तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है, तो इस बारी ये दोनों स्पेक्ट्रम को इंक्लूड किया जा रहा है। सेकेंड थिंग इसमें जो इंक्लूड की जा रही है, इसमें अच्छा खाना, सेहतमंद खाना, ठीक है, न्यूट्रिशियस खाना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। और थर्ड जो इसमें इंक्लूजन की गई है, जिसमें पेड़ भी हमारे को इंक्लूड करने हैं, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट विच हैज़ टू बी इंक्लूडेड। जी, जब हम पोषण की बात मैम करते हैं तो हम उससे यही तात्पर्य समझते हैं कि भरपेट खाना खाना और खाने की वैरायटी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या यही न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन इससे कुछ और अलग है? जब हम पोषण की बात करते हैं तो कहने में तो बहुत सादा शब्द लगता है पोषण, लेकिन सही पोषण के लिए सही सोच और सही आदतें हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी। जैसे यदि मैं पोषण की बात करूं, आपने बोला कि वैरायटी ऐड करो, ठीक है, वैरायटी हम ऐड करने को बोल रहे हैं, लेकिन वैरायटी में डाइटरी डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। जी। आपकी थाली में रंगों का भरा होना ज़रूरी है। जो आप एक बैलेंस डाइट की बात कर रहे हो, पोषक तत्वों की बात कर रहे हो, तो आपकी उम्र के हिसाब से आपको अपने खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल जितनी मात्रा में जो हैं हमारे आरडीए हैं उस हिसाब से बताए गए हैं, उनको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थाली रंगों वाली, ये थाली रंगों वाली हो जाएगी तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। रंगों से मेरा मतलब है कि आपके पास दाल भी होनी चाहिए आपके खाने में, रोटी, चावल, सब्जियाँ। आजकल जैसे सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो आपके पास गाजर, मूली, गोभी, हर तरह की वैरायटी आपके पास है। तो वैरायटी में यदि आपने डालना है तो पोषण में इस वैरायटी को बना के थाली को रंगों वाली कीजिए, तभी बात बनेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं वैरायटी की, तो हमारे पास आजकल मार्केट में इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इस रीजनल फूड की तो बात भूल ही चुके हैं। आपने मोटापे की बात करी थी, क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? रंगों का मिस होना हो सकता है, या फिर जंक फूड के लिए हमारा अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है? इसमें मैं सिर्फ पोषण को या खाद्य पदार्थों पे फोकस नहीं करना चाहूँगी। इसमें जो हमारी कंजम्पशन है और जो हमारी एक्सरसाइज करने की, व्यायाम करने की और झट से कार में बैठ जाने की जो हैबिट्स बनती जा रही हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें मोटापे के कुछ कारण हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो तत्व हैं पोषण, प्रिजर्व्ड फूड है, बने बनाया खाना है, खाना ऑयली खाना है, बाहर खाना जो एक आजकल बहुत एक हैबिट बन गई है कि घर में अपने किचन के अंदर, रसोई के अंदर खाना बनाना, बिकॉज मोस्टली वर्किंग कपल्स हैं, चाहे जो मर्जी एक्सक्यूज़ ले लें, बट वर्किंग कपल्स हों या वैसे भी आदत सी पड़ गई है नई जनरेशन को बाहर से खाना लेके आने की। तो जो ये खाना होता है, जो पहले ही कुक्ड खाना होता है या दोबारा हीट किया जाता है या फ्राई किया जाता है बार बार ऑयल में, सो ये भी एक मोटापे का वन ऑफ द कारण है। सेकेंड थिंग मोटापे का कारण है एक्सेसिव कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या एक्सेसिव हाई कार्बोनेटेड कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं, जैसे कि चावल, रोटी, जिसमें
एक्स्ट्रा आपने जैसे इफ़ यू इंक्लूड मिलेट्स जो हमारे देसी फूड्स जी। थे, पुराने ज़माने के जी, फूड्स जी, थे, जी। तो इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह भी जो थे वो बड़े लॉन्ग लास्टिंग थे कि पेट एक बारी में फिलिंग हो जाता है बिकॉज फाइबर कंटेंट बहुत होता है। तो इन चीज़ों के कारण भी मोटापा बढ़ रहा है और ऑब्वियसली व्यायाम नहीं कर रहे तो मोटापा भी बढ़ रहा है। जी। फाइबर की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फाइबर जो है वो हमारे फूड में हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है या हम बात नहीं करते। जैसे मैम ने भी बात की है कि जो हमारे पुराने अनाज थे, ज्वार, बाजरा, वो सब हम भूल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? फाइबर के लिए मैं कहना चाहूँगी, एक तो आपके जो साबुत अनाज होते हैं, होल ग्रेन सीरियल्स, वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन मैम ने बहुत अच्छी बात करी है, मिलेट्स के बारे में बात करी है। तो मिलेट्स का जो है वो आज हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोटापे की प्रॉब्लम है या लोगों को बीपी का प्रॉब्लम बढ़ गया है, मैं कहूँगी शुगर है या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इश्यूज़ हैं। ये सारे के सारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। हमें करना ये है कि जो हमारे भूले हुए अनाज हैं, जिनको हम पुराने अनाज भी कहते हैं, कुछ लोग मोटे अनाज भी कहते हैं, यदि हम उनको प्रतिदिन में जो है अपने जीवन के आहार का एक हिस्सा बनाएं। जैसे कि हमारे आईसीएमआर ने बोला कि 275 ग्राम जो है हमें सीरियल ग्रेन्स को कंज्यूम करना है, तो उसमें हम अगर 90 से 100 ग्राम जो है मिलेट्स को इतना छोटा सा हिस्सा यदि हम दे देते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो रूटीन लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और बहुत सारे शोध भी हुए हैं जिससे ये जानकारी मिली है कि यदि हम मिलेट को अपने जीवन का छोटा सा हिस्सा बनाते हैं तो वो हमें बहुत देर तक जो है हमारे जीवन को एक सुरक्षा कवच बनने का काम करता है। तो ये बहुत अहम है हमारे जीवन के लिए। इस पर कम चीनी और कम तेल खाने की भी बात कही गई है। ये हम अपने घर पे जो लोग खाना बनाते हैं ऑलरेडी, उनको अपने डेली रूटीन में इसको हैबिट बनाएं चीनी कम और तेल कम करने की, तो कैसे हम इसको अपना सकते हैं? ये सिर्फ घर में एडिशन करने से या डिलीशन करने से नहीं होगा, क्योंकि जो जैसे मैंने पहले कहा कि पैकेज्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड, उसमें ऑलरेडी उसमें जो नमक की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जी। तो सबसे पहले तो यही कहूँगी कि बाहर के खाने को, जो हम प्रिजर्वेटिव वाला फूड है, उन सब चीज़ों को टोटली वी शुड अवॉइड। सेकेंड थिंग जो है कि नमक के मामले में बताया गया है कि 5 ग्राम नमक, 1 चम्मच नमक एक दिन में सफिशेंट है। इसी तरह से 5 ग्राम चीनी और 5 ग्राम तेल, ठीक है, हर इंसान का ये इतना कैलकुलेट कर ले और इतना ही उसकी डेली कंजम्पशन होनी चाहिए। अब रही बात बच्चों की, तो एक ये भी है कि बच्चों को पहले साल में, जैसे कि पहले 6 महीने तक तो बच्चा माँ का दूध पीता है, ठीक है, उसमें भी अगर कोई किसी कारण से ऊपर का दूध वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट बनती है तो उस रिक्वायरमेंट में उसमें देन क्वेश्चन आम तौर से पेरेंट्स का आता है कि इसमें चीनी डाली जाए या नहीं डाली जाए, नेचुरल खाना, नेचुरल हनी डाली जाए या क्या डाली जाए। सो ये भी कुछ शोध के विषय बन रहे हैं कि येस वी शुड अवॉइड सॉल्ट एंड एक्सेसिव शुगर इन इवन इन फर्स्ट ईयर ऑल्सो। जी मैम ने बात करी थी मोटे अनाज की। एक और सवाल जो आजकल अहम है पूछना, क्या मल्टीग्रेन इंक्लूड करना चाहिए ग्रेन्स में? बिल्कुल, बिकॉज इट गिव्स यू अ बिल्कुल बैलेंस्ड, देखो हर चीज़ तो बैलेंस की मात्रा में हमें लेनी है, कोई चीज़ ज़्यादा या कम होएगी उसके अंदर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी। सो जो 7 ग्रेन जैसे आटा या मल्टीग्रेन आटा अवेलेबल हो रहा है, अगर वो खुद से पिसवाया जाए, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो कई बारी जो उसकी कवरिंग होती है वो रिमूव हो जाती है। तो जैसे आप पहले के पूछ रहे थे कि फाइबर कंटेंट किन चीज़ों में है, तो इवन जैसे हमारे लेग्यूम्स हैं, साबुत दालें हैं, उनकी कवरिंग्स में भी यू हैव दी फाइबर, देन यू हैव फाइबर इन वेजिटेबल्स, यू हैव फाइबर इन फ्रूट्स, फल में भी और सब्जियों में भी फाइबर होता है, जो नॉर्मली क्या करते हैं छिलका उतार के खाते हैं। सो अगर हम छिलका इंक्लूड कर लें और छिलके के बिना साथ खाएं तो दैट आल्सो गिव्स लॉट ऑफ फाइबर कंटेंट। उसमें एक और कॉन्ट्राडिक्शन है कि आजकल पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इवन अगर हम अभी एप्पल का सीज़न है, अगर हमने घर पे एप्पल लाना भी है, स्पेशली अगर बच्चे को देना है, तो हम चाहते हैं कि उसको छील कर ही दें। नहीं, उसको अच्छे से वॉश करें। इफ़ इट इज़ वेल वॉश्ड, आजकल कई ऐसे साधन भी आ गए हैं जिसमें आप उनको उसमें देयर आर सम मशीन्स, वो
खैर आई विल नॉट एडवोकेट कि वो मशीन सभी लोग खरीदें, बट सरल सिंपल तरीका ये है कि उनको अच्छी तरह से वॉश किया जाए, ठीक है, एंड देन यू कैन कंज्यूम, बिकॉज नॉट नेसेसरी एवरीथिंग इज पेस्टिसाइड रिटन। जी मैम, पहले 1000 दिन बच्चे के लिए सही पोषण मिलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट का एक खास इनिशिएटिव है, इस बार इंक्लूड किया गया है कि पहले 1000 दिन जो है वो न्यूट्रिशन जो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए बच्चों की मील में, वो कौन से होने चाहिए, और इस बार क्या इसमें इंक्लूड किया गया है, क्या निकाला गया है? देखिए, जो पहले 1000 दिन का फोकस है वो बहुत हमारी ज़िंदगी को बदल देता है, मैं कहती हूँ, क्योंकि बच्चा जब माँ के अंदर जन्म ले लेता है, उसका भ्रूण बन जाता है जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद से ही हमारा ये 1000 दिन का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो हमें जो गर्भवती महिला है उसको जो भी आहार हम दे रहे हैं उस आहार को हमें पौष्टिक बनाना है, उसमें कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन की मात्रा जो है वो उचित रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा जब गर्भवती अवस्था के बाद जब वो बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जच्चा और बच्चा दोनों हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाते हैं। तो जच्चा के लिए तो जो है हम वही फिर से हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम डाइट्स जो हैं वो रेकमेंड करते हैं। एंड यदि माँ की जो आहार में जो है प्रॉपर कैल्शियम जा रहा है तो डेफिनेटली जो है उसका दूध जो है दूध भी बनेगा, और बच्चे को एक्सक्लूसिव जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो 6 महीने तक जो है वो हमें करवानी ही करवानी है। तो वो तभी हम सफल हो पाएंगे यदि हमने जच्चा का जो है या गर्भवती जब वो महिला है उस दौरान उसका ध्यान रखा है, उस समय उसके आहार का और बाकी सब जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं प्रेगनेंसी के जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा दिए गए हैं, उन सबको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा अपने आप में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है। इसके बाद जो आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। जी, तो कुछ लोगों को ये रहता है कि मैंने देखा है कि कई 4 महीने के बाद बच्चे को जो है वो दाल का सूप, चावल का सूप इस तरह से दे रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है हमें ये मिथ है, हमें इस तरह से नहीं करना है। इवन कई बार ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं बच्चा रो रहा है, माँ की जो ब्रेस्ट है वो छोटी है उसमें दूध नहीं आ रहा है, बड़ी है तो दूध ज़्यादा है। तो मतलब इस तरह की चीज़ों के बारे में जो है अवेयरनेस जनरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं तो इस चीज़ से भी हमें बाहर निकलना है कि अब बच्चा जो है बाहर का खाना खा रहा है तो इसको जो है ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर हम, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है हर तरह की गाइडलाइंस, हर तरह की ग्रास रूट लेवल पे जो है वो सपोर्ट दी हुई है। तो हमें जो है इस बारे में अपने आप को अवेयर करना है, अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जानकारी देनी है ताकि हम एक चेन बना सकें और ये चेन टूटे नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है हम ये चेन तोड़ देते हैं। तो ये 1000 का जो हमारा एक डेडिकेशन है जो हमारे डिपार्टमेंट से शुरुआत की गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा शुरुआत की गई है, उसको हमें बना के रखना है, मुट्ठी को जोड़ के रखना है। जी हाँ जी। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की। कैसे सवाल लोगों के होते हैं? जनरली क्या होता है कि जो बच्चे स्लिम होते हैं माना जाता है कि ये कमज़ोर हैं, है ना, तो जो बच्चा मोटा है वो हेल्दी है। ये सबसे बड़ी मिथ है या ये रियलिटी है? ये मिथ ही है और बहुत बड़ी मिथ है। और ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अबाउट कंपैरिजन, हमेशा तुलना एक दूसरे से होती है कि वो फलां बच्चा तो ऐसा है, वो फलां बच्चा ऐसा है। तो ये लॉट ऑफ थिंग्स, एक तो इंसान के अपने जेनेटिक और फैमिली स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स कितने लंबे हैं, कैसा उनका अपना डील डॉल कैसा रहा बचपन में। और डेफिनेटली जैसे डॉक्टर पूनम ने बताया कि जो 1000 डेज़ हैं उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंस है। उसी 1000 डेज़ को कवर करने के लिए एक मदर चाइल्ड हेल्थ कार्ड, जो कि जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसी टाइम पे उसका वो कार्ड बन जाता है। और अगर उस कार्ड को देखें तो उसमें अबाउट 30-40 पेज का वो कार्ड है जिसमें बच्चे की माँ के अंदर टीकाकरण से लेके बच्चे की टीकाकरण के, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट जो है, जो उसका मानसिक डेवलपमेंट है, उसको इंक्लूड करने के लिए और क्या खान पान होना चाहिए उसकी पूरी डिटेल उसमें अवेलेबल है। तो और वो साथ में सिर्फ लिखित नहीं है,
वो एक पिक्चर फॉर्म में है। तो कोई भी इंसान जो अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है तो अपना जो उसका पहला जच्चा बच्चा कार्ड बनता है जिसका नाम MCP कार्ड है, उसको ही अगर ध्यान से करे तो वो उससे उसको काफ़ी जानकारी, रादर मैं कहूँगी मोर देन एनीथिंग, पूरी जानकारी मिल जाएगी जी। अब रहा क्वेश्चन के हेल्दी कौन है, तो उसी MCP कार्ड के अंदर एक काश मेरे पास होता तो मैं दिखा पाती वो लाइव। उसमें ऐसा है कि उसमें एक डायग्राम्स हैं, जी। ठीक है, एक ग्राफ्स जैसा एक चार्ट्स बने हुए चार्ट्स बने हुए हैं जो कि ग्रोथ चार्ट्स जिसको कहते हैं। जी। तो वो ग्रोथ चार्ट्स में एक, ताकि कोई कॉमन आदमी भी उसको, कॉमन इंसान भी उसको समझ सके, पढ़ सके, जैसे इवन ग्रास रूट वर्कर है, हमारी ANMs हैं या आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो वो भी उसमें अगर मार्किंग्स करते रहे महीने महीने में, तो उससे वो अपनी जानकारी कर सकते हैं कि हमारा बच्चा खतरे के जोन में है, तो जो खतरे वाला जोन है वो रेड कलर का है, जो कम खतरे वाला जोन है वो येलो कलर का है, और वो सारा एज रिलेटेड है, और गर्ल्स और बॉयज़ के डिफरेंट ग्रोथ चार्ट्स हैं। तो एक कोई भी इंसान अपने वो MCP कार्ड में अगर हर महीने अपना बच्चे का वज़न, अपने बच्चे की लंबाई देखता रहे और उसमें प्लॉट करता जाए, एक बिंदु लगाता जाए और देखता रहे कि वो जो लाइंस हैं उसमें कुछ, और उसमें जो जोन्स हैं लाल, ऑरेंज और हरा जोन, तो हरा जोन तो खतरे की झंडी नहीं है, मीन्स आपका बच्चा स्वस्थ है। तो इसी तरह से ओवरवेट के भी ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, एज रिलेटेड, BMI रिलेटेड, तो उनसे भी हम निकाल लेते हैं क्या है जी। फूला हुआ बच्चा, ऑब्वियसली अगर वो अपनी एज की, वेट की लिमिट से ऊपर है तो ही इज़ अनहेल्दी। जी Right? मैम, एक और चीज़ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना। हम बात तो करते हैं न्यूट्रिशनल फूड की, लेकिन कई बार बच्चे घर पे बना हुआ खाना पसंद ही नहीं करते, उनको पसंद नहीं आता, तो उस केस में माएँ क्या करें? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो मेरे लिए भी ये एक समस्या है। बट इसमें मदर्स को थोड़ा स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी। जंक फूड छुड़ाने के लिए सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें, जैसे पार्टी टिफ़िन है, फाइन, तो आप वीक में एक बार या 15 डेज़ में एक बार घर में इस तरह से एक डाइनिंग अरेंजमेंट्स कीजिए, उसमें आप डिफरेंट तरह से, मैं इसमें ना ट्रेडिशनल फूड को भी इंक्लूड करना चाहूँगी कि आपका जो ट्रेडिशनल फूड है, या जैसे आप अगर सैंडविच ही खाते हैं बाहर, कईयों को ग्रिल्ड सैंडविच पसंद है, तो वो आप घर में जो है मल्टीग्रेन ब्रेड है या होल ग्रेन ब्रेड है, उससे आप यदि बच्चे को बना के हेल्दी तरीके से, सॉसेस हमें कम से कम इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है, जैसे कि सद्भावना मैम ने भी बताया, फैट कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप घर के घरेलू तरीके से उन सबको बनाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्टनेस रहती है कि खाना सबसे पहले हमारी आंखें खाती हैं। तो जो ये बाहर के जंक फूड्स हैं, ये बहुत अपने आप में आइज़ को अपील करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खाना जो है वो अपीलिंग बनाएं, उसको थोड़ा जो है, जैसे शेफ्स जो है होटल में, रेस्टोरेंट में जो एक टच देते हैं, हमें वो खाने को टच देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टेम्पटिंग लगे। उसमें कुछ एक आप फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर्स ऐड करने से जो उसकी खुशबू है वो आपके जो है बाकी सेंसेस को जो है वो अट्रैक्ट करेगी। डेफिनेटली माँ के हाथ का खाना बनाया है वो आपको पसंद आएगा ही आएगा। इसके अलावा स्कूल्स में भी मैं ये कह सकती हूँ कि स्कूल में भी मंथ में एक डे ऐसा होना चाहिए जिसमें पार्टी टिफ़िन, हालांकि काफ़ी स्कूल्स में होता भी है, तो पार्टी टिफ़िन के लिए जो है बच्चों को एनकरेज किया जाए, लेकिन उसमें जो है ये टास्क दी जाए कि आप घर में जो खाना बनाया जाता है उसको किस तरह से पार्टी टिफ़िन बना के ला सकते हैं, और इस तरह की छोटी छोटी इनोवेशंस जो है वो की जा सकती हैं। और ये पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिएगा कि कोविड के टाइम पे जब बाहर हम कहीं आ जा नहीं रहे थे, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमने बहुत अच्छे तरीके से घर में ही सब चीज़ें बनानी शुरू करी थी, और मदर्स ने बहुत सेंसिबल चॉइस करके फ़ैट को बहुत कम तरीके में लिया, सॉसेस को अवॉइड किया, फिर भी वो चीज़ें बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी और बहुत अपीलिंग होती थी। तो ये अगर हम छोटी छोटी इनोवेशंस करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम जंक फूड से दूर जा सकते हैं। जी, घर पे बने न्यूट्रिशनल खाने की जब बात होती है तो हमारा खाना जो है घर पे बना हुआ वो न्यूट्रिशनस कब तक रहता है? अगर हम रात का आटा जो गूंदा हुआ है उसको सुबह खाएं तो वो हमारे लिए कितना हेल्दी है? अगर सब्ज़ी बनी हुई एक दिन पहले की बनी हुई अगले दिन शाम को खाएं तो कितनी हेल्दी रहेगी?
मैं तो इसको ये कहूँगी कि जो जितने भी हमारे पुराने रीति रिवाज थे इस मामले में, खान पान के मामले में, उसमें यही था कि जितना अभी ज़रूरत है उतना बनाइए, उतना खाइए, उसको कंज्यूम करिए। वैसे भी अगर आप फ्रिज में अगर या कहीं रखते हैं, आप उसको देखते हैं कि अगर आप रीवार्म करते हैं, रीहीट करते हैं, सारा कलर भी जाता है, उसका स्वाद भी जाता है। और वो हम अगर स्वाद नहीं है, इट इज़ नॉट पैलेटेबल, इट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस, एज सिंपल एज दैट। सो कुकिंग भी उतनी करें, बट ये तो आप कह लीजिए कि ये मॉडर्नाइजेशन की मजबूरी है, वर्किंग पेरेंट्स की, वर्किंग लोगों की मजबूरी है कि आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, सो आप उसको इस तरह यूज़ करते हैं। बट आई वुड स्टिल नॉट रिकमेंड कि आप उसको ज़्यादा फ्रीज करा जाए, ठीक है, रीहीट करा जाए, रीवार्म करा जाए, जितनी चाहिए उतनी बनाइए। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, घर में खाने की आदत कैसे बनेगी? जब हम सब इकट्ठे एक टाइम पे बैठेंगे, सब एक टेबल पे बैठेंगे, एक बात भी करेंगे, मानसिक भी हमारे अच्छा रहेगा, और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स ही सॉर्ट आउट करेंगे, और एक उसको एक उत्सव की तरह खाने को बनाएंगे। नॉट दैट कि जैसे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कई बच्चे तो फ्रेट ही करते हैं खाने के नाम पे, उनको पेरेंट्स भी डांट के पकड़ के जी कुछ नहीं खाता, चलो बिस्किट खिला दो, ये खिला दो। बट उसको हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने व्यवहार को इम्प्रूव करने के लिए एक फैमिली ग्रुपिंग जो कि पुरानी होती थी कि सारे इकट्ठे बैठ के ही खाते थे, एक दूसरे की वेट करते थे। आजकल के ज़माने में आई थिंक क्योंकि सबके वर्किंग आवर्स इतने डिफरेंट हैं, अलग टाइम पे आना जाना, तो ये चीज़ें ने थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, बट आई विल स्टिल रेकमेंड कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे, इकट्ठे खाइए, मिल बांट के खाइए, नानी दादी की कहानियाँ सुना के खाइए, गाय की रोटी निकाल के दीजिए, चिड़ियों को खिलाइए, तो बच्चे उसी से बहुत स्टोरी सुनते सुनते ही खाना खा लेते हैं। एक और बात मैम की बातों से ही निकल कर आई है, जैसे हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको खिलाना सबसे मुश्किल है, और उन्हीं के न्यूट्रिशन की हम सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। तो जो बच्चे एक टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, तो उनको अगले टाइम पर खाना देने का इंतज़ार करना चाहिए, या अगर एक चीज़ नहीं खाई तो साथ के साथ दूसरी बनाएं? बच्चों के लिए हमें बहुत ट्रिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चे ने मना कर दिया है तो हम इंतज़ार करें और हम दूसरे नेक्स्ट मील पे, क्योंकि वो अपने आप में जो है उसकी जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो यदि आपका बच्चा जो है, आपने एक खाना उसको जो है जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट दिया है, वो खाना नहीं चाहता, तो पहले आप जानने की कोशिश कीजिए वो चाहता क्या है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके लिए फिर से सारा खाना दोबारा बनाइए, क्योंकि ये बर्डन जो फिर महिला है उस पे ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने दूध के साथ जो है, जैसे मैंने सैंडविचेस की पहले बात करी थी, सैंडविचेस बन जाते हैं, आप वो दे दीजिए, या आपने जूस दिया है, जूस के साथ आप फ्रूट सैलेड काट के दे दीजिए, जो इमीडिएटली है कि उसको जो है सुबह के नाश्ते के टाइम हमें भूखा नहीं रखना है। और बच्चे को अवेयरनेस भी देनी है कि अगर तू सुबह का नाश्ता नहीं करेगा तो तू क्लास में सबसे पीछे रह जाएगा और फिर सब बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जो सुबह का नाश्ता है उसको हम लोगों ने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बताया। हमारा जो शरीर है वो एक रेस्टिंग फेज़ में रहता है, हम जब सो रहे होते हैं तो हमारे सारे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो चुकी होती है। तो उस दौरान जो है बच्चे को स्कूलों में भी एनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि वो नाश्ता करके आए। आपने देखा होगा कई स्कूलों में सुबह सुबह बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तो रीज़न यही होता है क्योंकि वो खा के नहीं आते। तो ये माँ की अपने आप में पूरी जिम्मेवारी है कि बच्चे को भूखा ना भेजें, कुछ ना कुछ ज़रूर उसको, अगर आप तभी जो है बना नहीं सकते तो कम से कम लिक्विड फॉर्म में जो है आप जूस दे दीजिए, मिल्क दे दीजिए, कर्ड दे दीजिए, योगर्ट दे दीजिए, कुछ भी बच्चे को जो है, और साथ में एक फिलर सॉर्ट ऑफ रहेगा, जैसे मैंने बोला फ्रूट दिया, तो ये चीज़ें देना जो है बहुत बहुत अनिवार्य है। बच्चा एक बार थोड़ा अवॉइड करेगा, दूसरी बार जब उसको हैबिट, हम उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जब सेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद खाना मांगेगा आपसे कि मम्मा कुछ दे दीजिए। तो आंगनबाड़ीज में जब हम खाने की बात करते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? और ख़ास तौर पे इस बार सरकार की तरफ से भी कहा गया है पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये हमारी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने में कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर आता है? जो ये कॉन्सेप्ट आपने पोषण और पढ़ाई भी का किया है, इसमें बेसिकली अर्ली एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 6 साल से छोटे बच्चे, बिकॉज उसके बाद तो वो रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं, तो 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चे जो 3 इयर्स तक के बच्चे हैं वो तो माँ की गोद में ही रहते हैं,
तो उनकी मानसिक डेवलपमेंट के लिए अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का भी शुरुआत वहीं पे है। तो ये ना कि केवल वहाँ पढ़ने जाते हैं, दे इंगेज इन प्ले वे ऑल्सो। तो खेल कूद करके और जो जो है मतलब चीज़ें वो कर सकते हैं, उनसे इनकी मानसिक वृद्धि भी होती है। और रही बात सक्षम आंगनवाड़ी की, तो ये पार्ट ऑलरेडी इट हैज़ बीन टेकन अप, और ये सक्षम आंगनवाड़ी का पार्ट ही है कि वहीं पे उनको पढ़ाई भी, एलिमेंट्री एजुकेशन भी दी जाए। सो दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव व्हिच इज़ रियली हेल्पिंग। एग्जैक्टली इस बार के पोषण माह में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। इवन पोषण भी पढ़ाई भी के बाद हम बात करते हैं एक पेड़ माँ के नाम। इसके बारे में आप मैम क्या कहना चाहेंगे? ये क्या सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए है या इसका भी न्यूट्रिशन के साथ कोई रिलेशन है? आप तो पहले इसे दोबारा बोल के देखिए, एक पेड़ माँ के नाम। जी। जिस शब्द में माँ जुड़ जाता है तो अपने आप एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। जी। तो एक पेड़ माँ के नाम जो है वो मैं कहूँगी एनवायरनमेंट को लेके तो शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका पोषण में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि हम जो है, अगर हमारे पास अच्छी पेड़ पौधे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है अनाज, सब्जियां, फल जो हैं उनकी मात्रा भी, उत्पादन भी अधिक होगा। तो जब उनकी उपलब्धता होगी तो हमारे पास वो जो है अवेलेबिलिटी भी होगी। तो इससे जो है हमारे दोनों पर्पस। और इसमें एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब मैंने एक पेड़ माँ के नाम जब भी मैं बोलती हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि एक माँ जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही जब हम एक पेड़ को एक माँ के नाम पे डेडिकेट कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम प्रकृति जो है, प्रकृति के लिए सारे बच्चे जो हैं अपने बच्चे हैं। लाइक तो वो खान पान का जो हमारा जो उत्पादन है उसको लेके प्रकृति हमारी जो है वो देखभाल करती है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप कभी फुर्सत में बैठेंगी तो ज़रूर आप इसको दिल से बोल के देखिएगा। एक पेड़ माँ के नाम जो है वो आपकी प्रकृति का भी ध्यान रख रहा है और आपके पोषण का भी ध्यान रख रहा है, जो कि विकसित भारत की तरफ एक नई सोच है हमारी। जी, विकसित भारत की आप बात करते हैं, इसी से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात इस बार के पोषण माह में हुई है मेन स्ट्रीमिंग की। उसके बारे में बात किए बिना रहा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे दिक्कतें भी परिवारों में होती हैं। और फैमिली सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, ख़ासतौर पे वर्किंग महिलाओं के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि एक्चुअल में पीस कैसे मेंटेन रहे जब सारा बर्डन एक ही इंसान पर है। तो आप क्या कहेंगे मैम इसके बारे में? जब आपने ये शब्द बोला मेनस्ट्रीमिंग, तो ये वर्ड पहले जो जितनी भी जागरूकता अभियान चले हैं तो उसमें ये एक मेन स्ट्रीमिंग वर्ड होता था। जी। तो इस मेन स्ट्रीमिंग को MAIN को AI को हटा के जो E डाला गया है, मेन। जी। जो ये भागीदारी एक पुरुष की एक संस्था को, जो एक फैमिली है, मैं कहती हूँ एक ये बहुत बड़ी संस्था है जिससे ना केवल आपका अपना एक नींव रखी जाती है, बल्कि आगे कैसे अगर आप अच्छी फैमिली में, अच्छे खुशहाल फैमिली में रहते हैं जहाँ पे सबकी साझेदारी और भागीदारी होती है, तो कोई भी जो अभियान है वो बिना सक्सेस के नहीं रह सकता। तो जो ये इंक्लूड किया गया, मुझे नहीं लगता कि नए ज़माने का पुरुष, मैं इसमें ये कहूँगी कि आजकल का पुरुष पूरा भागीदार है। जन्म से लेके मैं अब देखती हूँ कि दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज पार्टनर्स। जब डिलीवरीज होती हैं तो जैसे वेस्ट में था कि मेन भी आके अपनी वाइफ के साथ पार्टनरशिप में दे उनको अकम्पनी करते हैं, चेकअप कराते हैं। तो ये चीज़ बदल रही है। अगर किसी मतलब एरियाज़ में पर्टिकुलरली हो सकता है ये ऐसा हो जहाँ पे ज़्यादा मेन प्रधान हो और वो डिसिसिव हो, तो परहैप्स ये थोड़ा इनइक्वालिटी या इम्बैलेंस हो सकता है। बट आई थिंक वो चंडीगढ़ में इतना लागू नहीं होता। लेकिन हम जब रूरल इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम इसके बारे में? रूरल इंडिया में ये काफ़ी देखने में आता है कि जो महिलाएं हैं वो अपनी रूटीन में लगी हुई हैं, और जैसे हम मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं तो पुरुष की भागीदारी बहुत कम रह जाती है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि जब हम माँ बनते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा जो बेटा है हम उसको उसी टाइम पे उस तरीके से ट्रेन करें कि उसको
जिस प्रकार उसकी बहन ने जो घर के कार्य करने हैं वैसे ही उसको भी उसके साथ एक सपोर्ट करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, घरों में ज़्यादातर देखा जाता है, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लड़की है वो ज़्यादा काम कर रही होती है, लड़कों को पढ़ाई की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा जाता है। तो उसमें जो है माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये इस सोच को ख़त्म करे पहले कि मैं जब बहू थी मैंने ये सब करा है, तो आगे जो आने वाली बहू है वो भी ये सब काम करेगी। तो सोच आप देखिए कि बदलाव जब हम इस उम्र में हैं, इस एज में हैं, जब हमारे बच्चे छोटे हैं, तो वहाँ से बदलाव की शुरुआत होती है। यदि हम अभी अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे तो जो हमारा पुराना माइंडसेट है उसी को लेके चलते हैं। तो यदि रूरल एरियाज़ में पंचायत्स के थ्रू, रोल प्लेस के थ्रू जो है हम अवेयरनेस जनरेशन करें और एनकरेज करें वुमेन को और मैन को भी, तो डेफिनेटली जैसे मैम ने बताया कि शहरों में बदलाव वाकई ही आ चुका है क्योंकि बोथ आर वर्किंग, तो हम रूरल एरियाज़ में भी ये बदलाव देख सकते हैं। और वो भी मैं कहूँगी कि स्टेट वाइज भी बहुत वेरी करता है। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी कि जैसे अगर हम हिमाचल उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे जो मेल्स हैं दे इक्वली पार्टिसिपेट विद फीमेल्स इन देयर हाउस होल्ड चोर्स, बट अगर हम राजस्थान और बाकी एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है, बट वो बदलाव आएगा। जब हम इतना बदल चुके हैं तो डेफिनेटली हमारा विकसित भारत जो है, जो सपना हमारा है, वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। जी हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे इस बार के जो 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में इंक्लूड की गई हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम था इस बार के न्यूट्रिशियस मंथ का। बहुत अहम बातें आप दोनों ने हमारे साथ डिस्कस की हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।